हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड आई एम योर जीके टीचर। मैं ये लेसन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एक्सएलआईटी ग्रुप की ओर से। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल होता क्या है और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो एनसीईआरटीज़ की बुक होती हैं उसमें आपको प्रीएम्बल दिया रहता है स्टार्टिंग के पेजेस में, पर स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आता है, नॉलेज नहीं होती है और पेपर में आता नहीं है, एग्ज़ाम में आता नहीं है, इसीलिए टीचर भी नहीं बताते हैं। तो ऐसा सोशल स्टडीज़ हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हम उसके इतना ज़्यादा उसमें तो नहीं जाएंगे डेप्थ में कि कौन सा आर्टिकल है वगैरह वगैरह, पर थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या है। तो ये एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, ये है क्लास 9th की बुक, टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस, और नीचे मैं इसको ले जाऊं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के नीचे जो चैप्टर्स हैं आपकी क्लास 9th के, उसके नीचे ही आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रीएम्बल मिल जाएगा। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा यहाँ से बैक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो ये हमारा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल एक बेसिक फिलॉसफी बताता है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, किस आधार पर, किस वैल्यूज़ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, कैसी वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो दिखा देता हूँ। तो ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है हम भारत के लोग, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, एक तरह से हम कसम खाते हैं और निर्माण करते हैं कि हम इंडिया को सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स, हम क्या देंगे? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये जो 5 वर्ड हैं स्टार्टिंग के, और ये जो वर्ड है पूरे, हम इनके बारे में जानेंगे। तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा सोवरन। सोवरन, देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट। इंडिया के ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंट है और आप अपने सभी फैसले, चाहे इंटरनल अफेयर्स हों या एक्सटर्नल, सभी फैसले खुद से ले सकता है। ठीक है, और सोवरन एज अ सोवरन नेशन, सोवरन नेशन का मतलब ये होता है कि एक सोवरन नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, किसी दूसरी फॉरेन टेरिटरी को भी कब्जे में ले सकता है अगर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेना ज़रूरत है उसकी, तो वो ले सकता है। अगली चीज़ पर आ जाते हैं। अगला लिखा हुआ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हमने लिया है उस टाइप का, ये सोशलिज्म नहीं है जैसा कि वो रूस और चाइना में है, लेकिन हमारा सोशलिज्म थोड़ा उससे अलग है। हमारे यहाँ पर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मिलेगी, जहाँ पर जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियाँ हैं वो भी होंगी और प्राइवेट कंपनियाँ भी होंगी। तो इसका बेसिकली मतलब है, इसका हमने इसीलिए रखा है कि हम पॉवर्टी है उसको ख़त्म कर पाए, इग्नोरेंस को और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर 2 सेक्शन हैं सोसाइटी में, एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, वहाँ पर इस सेक्शन में लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा सेक्शन है जो इलिटरेट है, जो उतना डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन ए, तो उनमें इनइक्वालिटी होगी। अगर दोनों को अपॉर्चुनिटी दी भी जाए तो वो कैसी अपॉर्चुनिटी कि एक सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है और दूसरा सेक्शन बहुत ज़्यादा लो है, तो वो इक्वालिटी नहीं होगी। तो दूसरे सेक्शन को हम इसीलिए जो रिजर्व्ड सीट है वो हम प्रोवाइड कराते हैं कि एक तरह से इक्वालिटी रहे। सेकुलर में आता है कि एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नमेंट है उसके लिए सभी जो रिलीजन है वो इक्वल रहेंगे। गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी दूसरे रिलीजन को इग्नोर करके। फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक। तो पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल।
हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री वह है जहाँ पर लोगों के पास पावर है। ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्शन हो तो उससे हम नहीं मान सकते कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गए तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये बोल सकता है कि अब इलेक्शन 18 साल बाद होंगे, 20 साल बाद होंगे, ऐसा। तो इसलिए रेगुलर और टाइमली इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए, और सभी डेमोक्रेटिक कंट्री इसको फॉलो करती हैं। फिर आता है रिपब्लिक। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होता है हमारे यहाँ पे, इसलिए हम लगाते हैं रिपब्लिक। किसी भी कंट्री में अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं रिपब्लिक, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। लेकिन कई कंट्रीज़ होती हैं जिनके यहाँ पर जो उनकी जो रॉयल फैमिली है वही हेड ऑफ द स्टेट, उनकी फैमिली में से ही कोई एक व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट बनता है। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लैंड, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐसा लिखा रहता है। अब आ जाते हैं कुछ वर्ड्स पर, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये दिए हैं आपके जस्टिस, ये दिए गए हैं आपके जस्टिस क्या होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका जस्टिस। सोशल जस्टिस denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction। तो स्टेट सभी को इक्वली ट्रीट करे, किसी को रेस, कलर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर और कास्ट के बेसिस पर भेदभाव ना करे। इकोनॉमिक्स में हमने इकोनॉमिक जस्टिस में हमने दिया है कि इनइक्वालिटी ना हो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, डिस्क्रिप्शन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो न्याय सभी को बराबर मिले, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। फिर आ जाता है पॉलिटिकल जस्टिस पर। पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सभी जो नागरिक हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीन्स कि सभी, अगर कोई व्यक्ति MP या MLA बनना चाहता है तो वो बन सकता है। ठीक है, अब आ जाता है लिबर्टी पर। लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। लिबर्टी का बेसिकली मतलब ही यही होता है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, जहाँ पर रुकावटें ना हो, जहाँ पर बाधाएं ना हो। तो ये लिखा है हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है लिबर्टी ऑफ थॉट। तो थॉट में लिबर्टी होगी। ठीक है, एक व्यक्ति क्या सोचता है उसको अपने विचारों को बताने का उसके पास अधिकार है। वो किसी भी फॉर्म में अपने विचार को एक तरह से प्रस्तुत कर सकता है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, बोल कर ही नहीं बल्कि एक्सप्रेस कर एक पेंटिंग के फॉर्म में भी वो बता सकता है। फिर जो है फेथ एंड वर्शिप का मतलब है कि उसको लिबर्टी है, क्या वो विश्वास करता है, क्या उसका रिलीजन है और कैसे वो रिचुअल्स फॉलो करता है, वो उस व्यक्ति के अधिकार हैं। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। नीचे में थोड़ा ले जा रहा हूँ आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस पर। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल। सभी जो भारत के व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। फिर अगला वर्ड आता है फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने
बताया था कि फ्रेटर्निटी हमने इसीलिए रखा है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के सिर्फ बेटरमेंट पर ही काम ना करे बल्कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। इसके बाद दिया गया है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में आता है पूरे देश में यूनिटी हो, इसीलिए हम सिंगल सिटीजनशिप रखते हैं। पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, बल्कि आप अगर यूएसए में देखो तो वहाँ पर 2 सिटीजनशिप होती हैं, एक स्टेट की होती है और एक फेडरल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप होती है, पूरे नेशन की सिटीजनशिप होती है। इंटीग्रिटी का मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जो इंडिया है वो स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है। तो कोई भी राज्य, किसी भी राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए, ठीक है। इसीलिए इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स हम बोलते हैं। आर्टिकल फर्स्ट ही यही है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। प्रीएम्बल पर हम वापस आ जाते हैं। दिस 26th day of November in our constituent assembly, this 26th day of November in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, हम 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रीएम्बल पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।